हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। आप कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो? क्या आप डर रहे हो? क्या हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट पे कम मार्क्स में अच्छा परसेंटाइल आता है बच्चों, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा कम कंपटीशन होता है। तो इस फर्स्ट अटेम्प्ट पे अगर हम एक डिसेंट मार्क्स लेके आ सकते हैं तो हमारा परसेंटाइल जो है वो क्या होगा, बहुत बढ़िया आ जाएगा, है ना। तो अगर आपको सेटिस्फाइड नहीं हो तो उस सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हो, सेकंड अटेम्प्ट में भी अपना इंप्रूवमेंट कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे हम लोग जी जान लगा देंगे भाई साहब, मेहनत पूरा करेंगे, है ना। तो मैं आपके सामने लेके आया हूं कि इस 1 महीने में कैसे फिजिक्स पढ़ेंगे जिसके कारण हमें मोर देन 80 हमें मार्क्स मिल जाएगा इन फिजिक्स। अगर आप 80 नहीं चाहते हो तो उसका भी उपाय है मेरे पास, है ना। मैं आपको कुछ चैप्टर्स या कुछ टॉपिक बता दूंगा जिस टॉपिक पढ़ने से आपको 50% से ऊपर भी मार्क्स आ सकता है बच्चों। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करिएगा। इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना है ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास 30 दिन बचा हुआ है, इसमें हमें थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहली बात है, हमारे पास 3 साल का जो स्ट्रैटेजी है, 3 साल में कैसे कैसे मार्क्स आ रहा था उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, बच्चे का एक कन्फ्यूजन होता है कि क्लास 12 से ज़्यादा परसेंटेज क्वेश्चन आता है, क्लास 11 से कम आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपके सामने है पूरा का पूरा। तो ये पूरा आपके अगर सामने है तो उस सिचुएशन में आप देख सकते हो कि किस क्लास से आपको कितना परसेंटेज आ रहा है। जैसे 22 का देखा जाए तो 47% आया हुआ है, एंड 22 में अब क्लास 12 का आया हुआ है 53%, है ना। सेम चीज़ आपका अगर 21 का देखा जाए तो 49 आया हुआ है 11 से, एंड 51 आपका आया हुआ है क्लास 12 से। 20 का देखा जाए तो 49% एंड 51%। तो हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है लगभग 50-50 यहाँ पे कहानी चल रहा है। बच्चों समझ में आ रहा है क्या कहानी? 50-50। अब इस 50-50 में किस क्लास का कितना पढ़े, क्या करे, वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे मैं शेयर करूँगा, पूरा डिटेल में देखना है ना बच्चों। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ कि ये जो क्लास 11 या क्लास 12 का जो चैप्टर्स है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहा है, कितना परसेंट उस पेपर में मिल रहा है, वो सारे डिटेल में आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, ये सारे सेशन को इंक्लूड करके ये परसेंटेज निकाला गया बच्चों, है ना। सारे सेशन एक बार में फर्स्ट अटैम्प्ट हो गया तो बहुत सारे सेशन हो रहा था, 6, 7, 8, 10 ऐसा टाइप का सेशन हो रहा था ना। तो वो सारे मैं यहाँ पे इंक्लूड करके आपके साथ शेयर करना हो। अगर देखा जाए तो मैकेनिक्स 1 जिसमें हम लोग रोटेशन आरबीडी तक पढ़ते हैं, तो आरबीडी तक का जो जितना परसेंटेज है वो आपका 22 में आपका 27% आया हुआ है। भाई साहब कितना बढ़िया परसेंटेज आप देख रहे हो, मैकेनिक्स में इतना बढ़िया परसेंटेज आया हुआ है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आपको 27%, मैकेनिक्स 2 जिसको हम लोग SHM कहते हैं, वेव कहते हैं, है ना, फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं, तो इसमें आपको कितना आ रहा है, 11% आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स में 9% आया हुआ है। मॉडर्न फिजिक्स से 8% आया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिक्स में भी आपको 6% आया हुआ है बच्चों, है ना। तो कहानी ऐसा है। नेक्स्ट अगर आप 2021 का देखा जाए तो यहाँ पे 28, 24, 11 थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एंड देन ये देखिए यहाँ पे लगभग बराबर परसेंटेज आया हुआ है। इसमें मैकेनिक्स में तो वही सेम है, बाकी सब में लगभग सेम आ रहा है। तो ये जो मैकेनिक्स 2 से थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स, इसमें क्या हो रहा है कि लगभग सेम परसेंटेज का आ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सेम ही आ रहा होता है ना। उसके 20 में भी देखिए 28 हो गया, फिर 27 हो गया, फिर 9 हो गया, 11 हो गया ये। बट यहाँ पे मैंने मिसलेनियस जिसको हम लोग बोलते हैं सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आपका कम्युनिकेशन सिस्टम, और यहाँ पे मैंने उस चीज़ को इंक्लूड नहीं किया। उसको जो रेस्ट परसेंटेज है, जो बचा हुआ परसेंटेज है, वो उन मिसलेनियस से आता है, मतलब वो जो 4 चैप्टर है उनमें से आ जाता है कि नहीं बच्चों। तो ये परसेंटेज हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा क्वेश्चन आ रहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि हाई स्कोरिंग टॉपिक्स जो है वो कौन कौन सा है। मैंने इसमें डिटेल में बता दूंगा कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए उस चैप्टर में। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ क्लास 11 का। 11 में आपका यूनिट्स एंड डायमेंशन जो पहला चैप्टर है, इतना लल्लू चैप्टर है, उस चैप्टर से आपको एक सवाल मिल जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में क्या क्या है। एक सवाल इसमें से आपको पूछता है एक्सपेरिमेंट एंड एरर, जैसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर या बोले वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज वगैरह, वो सारे से एक क्वेश्चन आपको आता है भैया। यहाँ पे ये लल्लू ही है।
काइनेमेटिक्स में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन यहाँ से काइनेमेटिक्स से भी बन जाता है। काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन बनता है, एक मोशन इन 1 डायमेंशन और दूसरा मोशन इन 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में प्रोजेक्टाइल मोशन एंड एज वेल एज रिलेटिव मोशन को भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो हम लोग काइनेमेटिक्स में ईजी पार्ट ले लिए है, कौन सा, मोशन इन 1D बच्चों, है ना। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी से आपको एक सवाल पूछता है। वर्क पावर एनर्जी भी काफ़ी आसान टॉपिक है। मैं ये सारे आसान टॉपिक ले रहा हूँ कि कम समय में आपको अच्छा मार्क्स आ सकता है। एंड देन कोलिजन से आपको कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को लेके आपको सवाल पूछा जा सकता है। बढ़िया तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, कैसा कोलिजन हो रहा है, इलास्टिक कोलिजन में कुछ क्वेश्चन, वेलोसिटी वगैरह थोड़ा सा आपको देखना है कि अगर एक बॉल को हम बाउंस कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में कितना हाइट तक जा सकता है, क्या वेलोसिटी का डिक्रीमेंट हो रहा है, अगर प्रोजेक्टाइल को भी साथ में यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। तो इसमें कोलिजन में इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं है। आप कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से अगर क्लियर हो जाएगा तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा। देन रोटेशन पार्ट से मैं रोटेशन पार्ट जैसे एंगुलर मोमेंटम, फिर टॉर्क इक्वेशन हो गया, फिर रोलिंग मोशन, इसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से सवाल बन जाता है बच्चों। तो यहाँ से एक सवाल मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है इसमें से। थर्मोडायनेमिक्स काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बट यहाँ पे एक चैप्टर नहीं है, बहुत सारे चैप्टर है। आपका थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर हो गया, जिसको हम लोग थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसको मैं इलास्टिसिटी भी यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, मान लेते हैं। उसके बाद आपका हीट ट्रांसफ़र हो गया, देन आपका केटीजी हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जिसको कहते हैं, उसमें से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से सवाल पूछा जाता है। केटीजी भी आसानी है, छोटा चैप्टर है ना। थर्मल एक्सपेंशन भी काफ़ी छोटा चैप्टर है, कैलोरीमेट्री भी, ये सारे चीज़ आ जाता है। हीट ट्रांसफ़र से भी आप जानते हो कंडक्शन से ज़्यादा सवाल पूछा जाता है ना। पैरेलल में रख दिया कंडक्टर को, या फिर आपको यहाँ पे बोल सकते हो सीरीज़ कम्बिनेशन में रखा, फिर कभी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सारे थोड़ा सा आपको देखना होता है ना बच्चों। SHM भी काफ़ी आसान है, यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आता है यहाँ पे, है ना। और जो SHM है, SHM से भी सवाल पूछा जाता है, जिसमें हम लोग टाइम पीरियड के बारे में ज़्यादातर बात करते हैं। टाइम पीरियड क्या है, SHM के इक्वेशन से इतना ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, बट टाइम पीरियड्स के ऊपर सवाल पूछता है। कभी स्प्रिंग का इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में ब्लॉक कितना ऊपर चला जाएगा, या नीचे एक ब्लॉक है, ऊपर एक ब्लॉक है, तो नीचे वाला ब्लॉक कांटेक्ट, जो नीचे वाला ग्राउंड है उसको कांटेक्ट कैसे कब छोड़ सकता है, वैसा थोड़ा सा मिला जुला के आपको क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी SHM का क्वेश्चन कोलिजन के साथ भी रिलेट करके आपको पूछ लेता है बच्चों, है ना। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दे के एक बता सकता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है, दूसरा इसके साथ एक स्प्रिंग अटैच्ड है, ये ब्लॉक आके इसको टकराता है इन इलास्टिक कोलिजन में। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आप बताने को बोल रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है। विथ वेलोसिटी आ रहा था V0 से, इसको जब टकरा देगा सेम मास का सपोज मान लेते हैं, इन इलास्टिक कोलिजन, तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के आप यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक, पूरा कंबाइंड ब्लॉक का आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एंड देन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ऐसा सवाल पूछता है। एंड वेव से मैंने पूरा वेव चैप्टर को नहीं लिया, यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट से सवाल पूछ लेता है बच्चों। ज़्यादातर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा कि डॉपलर इफेक्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो डॉपलर इफेक्ट को अगर आपने वेव पूरा नहीं पढ़ा तो डॉपलर इफेक्ट एटलीस्ट पढ़ लेना, SHM के टाइम पीरियड पढ़ लेना। रोटेशन पूरा नहीं पढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पढ़ लेना है। सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, बट कोलिजन आप एक बार पढ़ लेना बच्चों, है ना। तो यहाँ से लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से 11 क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाता है बच्चों। 10 से 11 क्वेश्चन आप समझ लेना, है ना। अब दिखाते हैं। नेक्स्ट आता है आपको मॉडर्न फिजिक्स। बच्चों यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलना ही मिलना है। मॉडर्न फिजिक्स में आपको यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, डुअल नेचर हो गया, आपका न्यूक्लियर फिजिक्स एंड रेडियो एक्टिविटी, ये सारे चीज़ से आपको 2 क्वेश्चन पूछ लेता है। कभी एटम से भी आपको क्वेश्चन पूछ लेता है, एक सवाल पूछ लिया वहाँ से, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको बच्चों यहाँ से मिलना ही मिलना है ना। और ये आपका की है। आपने क्लास 12, अगर आप क्लास 12 एस्पिरेंट्स है या फिर आप ड्रॉपर है, फिर भी आपका मॉडर्न फिजिक्स आसान होता है। और मॉडर्न फिजिक्स एक्चुअली स्कोरिंग भी होता है, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, तो मतलब आसान सवाल यहाँ से पूछा जाता है। देन सेमीकंडक्टर बच्चों, यहाँ पे सेमीकंडक्टर से 2 सवाल पूछता ही है। कभी आपको ट्रांजिस्टर के ऊपर पूछ लिया, कभी डायोड से पूछ लिया, जेनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, माइंड इट, जेनर डायोड के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, कभी सर्किट बना दिया, डायोड रख दिया, तो उस सिचुएशन पे जेनर डायोड के ऊपर पूछा। फिर आपको लॉजिक गेट से भी सवाल पूछा जाता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे 2 और हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भर भर के सवाल पूछता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक ऐसा चैप्टर है, इतना छोटा चैप्टर है, उस चैप्टर से एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे बनेगा। एंड देन अगेन कम्युनिकेशन सिस्टम, यहाँ पे कम्युनिकेशन सिस्टम से भी एक क्वेश्चन पूछता है बच्चों। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का तो मत बोलो, इस टॉप मोस्ट चैप्टर है ये। इस चैप्टर से
हमेशा आप देखा जाए तो हर साल हर सेशन पे इतना अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है। मतलब यहाँ से आप 3 क्वेश्चन यहाँ से मान के चलिए 3 क्वेश्चन आपको बनना है बच्चों। मैग्नेटिज्म इन मैटर से अगर आप अपने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे भर भर के आपका यहाँ पे फॉर्मूला वगैरह होता है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में अगर देखा जाए तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट है, काफ़ी सारे फार्मूला है, वो सारे फार्मूला हमें नहीं पढ़ना है। हम सिर्फ यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर, जिसको अर्थ मैग्नेटिज्म हो गया, फिर न्यूट्रल पॉइंट किसको कहते हैं, कब न्यूट्रल पॉइंट हो रहा है, कहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट हो रहा है, फिर फेरोमैग्नेटिक हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, बार मैग्नेटिज्म के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है ना। बार मैग्नेटिज्म का टाइम पीरियड के ऊपर ऐसे ऐसे नाचते रहता है, तो उस सिचुएशन में टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होता है वगैरह वगैरह यहाँ से पूछता है। तो एक सवाल यहाँ से बन जाता है ना। बार मैग्नेट डाइपोल जैसा ही है ना। फिर एसी से भाई साहब भर भर के सवाल पूछा जा रहा है। एसी भी छोटा ही चैप्टर है, लल्लू है ना। थोड़ा सा फेजर डायग्राम अगर अच्छे से आप पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, सारे चीज़ आप कर सकते हो बढ़िया तरीके से, है ना। एंड कैपेसिटेंस, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हो तो कैपेसिटेंस में भी काफ़ी आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो कैपेसिटेंस एक क्वेश्चन, बट कैपेसिटेंस में जो सवाल पूछता है ना बच्चों, ज़्यादातर केसेस में आरसी सर्किट का सवाल पूछता है एंड डाइलेक्ट्रिक के ऊपर क्वेश्चन पूछता है। और बाकी अगर कुछ पूछता है तो करंट वाला कहानी से आप यहाँ से जोड़ सकते हो। डाइलेक्ट्रिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है, तो डाइलेक्ट्रिक के आपका सवाल आपको बनना आना चाहिए एंड आरसी सर्किट यहाँ पे बनना चाहिए। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरसी सर्किट प्लस डाइलेक्ट्रिक वाला आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा आना चाहिए। मान लो एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो इसमें कैपेसिटेंस अगर कांस्टेंट वोल्टेज के साथ है या फिर कांस्टेंट चार्ज है, तो ऐसा दो कंडीशन है, तो उसमें क्या होगा कैपेसिटेंस का वैल्यू, ऑब्वियसली हम लोग के टाइम्स हो जाता है। तो फिर अगर हमने यहाँ पे बोला इन एनर्जी का क्या होगा, फोर्स का वैल्यू क्या हो सकता है, वोल्टेज का क्या हो सकता है, चार्ज का वैल्यू क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चेंज हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इसके ऊपर कुछ कुछ सवाल है यहाँ पे पूछा जाता है बच्चों। और आरसी सर्किट में तो इतना डिफिकल्ट पूछेगा नहीं। आरसी सर्किट नॉर्मल आपको आरसी सर्किट का ये टाइम कांस्टेंट आपको आना चाहिए, उसका ग्राफ थोड़ा बहुत अच्छे से आना चाहिए, या फिर आपको यहाँ पे इक्वेशन चार्ज फ्लो कितना हो सकता है उसके ऊपर कोई सवाल पूछा जाता है। तो सिंपल एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन से आप यहाँ पे निकाल सकते हो। आप ऐसे भी जानते हो कि इक्वल टू Q0 1 माइनस e टू द पावर t डिवाइडेड बाई टाउ, इससे आपका सवाल हो जाएगा, है ना। बात समझ में आ गया भाई साहब। तो कहानी इधर से बन जाता है। तो ये आपका 12 का हो गया। यहाँ पे देखिए, इससे मैं 2 क्वेश्चन लेता हूँ, 2 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो यहाँ से भी 12 क्वेश्चन आपका, यहाँ पे लगभग 12 क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा 11 क्वेश्चन, यहाँ से आपका 12 क्वेश्चन, इसका मतलब टोटल आपको 23 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। और हमें 80 मार्क्स लाने के लिए हमें कितना चाहिए, 20 चाहिए भाई साहब। यहाँ पे आपको 23 मिल रहा है, बट यहाँ पे अगर देखा जाए तो 3 4 ऐसा थोड़ा सा प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखा जाए ये सारे चैप्टर्स अगर पढ़ लेंगे ना बच्चों, आपको 80 मोर देन 80 प्लस आपको आने वाला है। 80 प्लस तो आएगा ही आएगा, सारे आप बढ़िया तरीके से कर रहे हो। अब यहाँ पे बात होता है कि सर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। आपने अगर 80 अटेम्प्ट रखा हुआ है तो सिचुएशन पे डेफिनेटली आपका प्रिपरेशन अच्छा ही होगा, है ना। बात तो ये समझ में आ गया। अगर आपका तजुर्बा है 80 लाने का, मतलब आप सोच रहे हो कि 80 ला सकते हैं, 80 ला सकते हैं कि नहीं ला सकते यार, इस वीडियो में आप आए हो, इसका मतलब आप 80 मोर देन 80 प्लस लाने वाले बच्चे हो। बढ़िया तरीके से आप ला सकते हो। सारे ये चैप्टर्स पढ़ लेना बढ़िया तरीके से, है ना। अब पढ़ेंगे कैसे उसके बारे में बात करूंगा। फिर भी अगर आप यहाँ पे डर रहे हो कि नहीं मुझे 80 नहीं होने से भी मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को भी तो देखना पड़ेगा, है ना बच्चों। बिल्कुल देखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट आप बढ़िया तरीके से जाओगे तो बढ़िया परसेंटाइल आपको आने वाला है ना बच्चों। चलिए देखते हैं। ये वाला तो मज़ेदार पार्ट है। ये मज़ेदार पार्ट में आपको दिखाता हूँ मैं एक्चुअल में क्या हो रहा है। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड। हाँ, अब ये देखते हैं। यहाँ पे देखिए, मैंने 50% मार्क्स लेने के लिए मैंने कुछ चैप्टर्स यहाँ पे लिया हुआ है। सबसे पहला पार्ट हो गया यूनिट्स एंड डायमेंशन एंड एक्सपेरिमेंट वाला, जिसको हम लोग स्क्रू गॉज, वर्नियर कैलिपर वगैरह ये सब के बारे में बात कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट। थर्मल फिजिक्स में आपको बढ़िया तरीके से देखना है। यहाँ से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाला है बच्चों। मॉडर्न फिजिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेगा भाई साहब। 2 से, इसमें भी 2 आगे, इसको 2 से 3, 2 से 3। और यहाँ पे सेमीकंडक्टर से आपका 2 क्वेश्चन बन रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपको 1 क्वेश्चन बन रहा है। और यहाँ पे कम्युनिकेशन से 1 बन रहा है, एसी से 1 बन रहा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 बन रहा है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे कितना मोर देन 50% हो जा रहा है। 2 2 8 हो गया ना इधर, फिर ये 10 हो गया, 14 14, मतलब 50% के आसपास। 50% 14 कितना है, 50% मोर देन 50% है भाई, क्योंकि 25 तो क्वेश्चन आपको करना होता है ना। तो ये मोर देन 50% बच्चों यहाँ से आप क्या कर सकते हो,
अचीव कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ आपको दिखा रहा है। अगर आप जो पहले मैंने बताया वो सारे टॉपिक आपको नहीं करना है, नहीं कर पा रहे हो, फिर भी आप ये टॉपिक सब कर लेना बच्चों। ये टॉपिक करोगे ना तो बढ़िया तरीके से आपको परसेंटेज यहाँ पे बढ़िया परसेंटाइल भी आपको आ जाएगा, इसमें कोई शक वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो मैं तो आपको बोलूँगा करंट इलेक्ट्रिसिटी को तो पढ़ना ही पढ़ना है, एसी को भी पढ़ लेना, छोटा चैप्टर है कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सेमीकंडक्टर, ओहो हो मॉडर्न फिजिक्स हो गया, यूनिट्स एंड डायमेंशनल एरर। थर्मल फिजिक्स में अगर आपको कुछ गड़बड़ है तो थोड़ा सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस में आ सकता है, बाकी किसी में नहीं आना चाहिए। ये भी हो गया मोर देन 50% बच्चों, समझ गए बात? तो ये हो गया आपका क्या 50% लाने का पॉसिबिलिटी है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। सर ये तो ठीक है, हम समझ लिए ये चैप्टर उपटर करना है, प्रिपेयर कैसे करना है? सबसे पहले आप अपना लेक्चर नोट्स को पढ़िए। अगर आपने कहीं से भी लेक्चर पढ़े हैं, देखे हैं, सीखे हैं, तो उस लेक्चर नोट्स, उन सर का लेक्चर नोट पढ़िए। उसके बाद PYQ को देखिए, जो आपके पास PYQ है। मैं PYQ को आपको ऑर्डर बता देता हूँ, 22, 21, 19 सॉरी 20 का आ गया, 20 एंड 19। ये 4 साल का पेपर अब देख लीजिए, भर भर के सवाल आपको मिलेगा, भर भर के सवाल। अगर ये सारे कर लोगे ना, चैप्टर का मतलब स्ट्रेंथ आप हासिल कर लोगे बच्चों, है ना, समझ में आ गया। एंड देन रिवीजन के लिए आप शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास है तो बढ़िया तरीके से शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लीजिए, या फिर लेक्चर नोट्स में जब आप लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, उस सिचुएशन में मार्क करते हुए गए होंगे, तो उसमें शॉर्ट नोट्स को भी आप बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। अगर आपको टाइम मिले, इफ़ यू हैव टाइम, देन NCERT एग्जाम्पल, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होगा, ब्लू कलर का लिखा हुआ होता है, उसको भी आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो ये चीज़ आपका हो गया। आप यहाँ पे मैं एक और कहानी बता देता हूँ कि मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, ये सारे, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके लिए भी आप थोड़ा एक बार NCERT का जो पीछे वाला होता है ना, ब्लू वाला समरी या पॉइंट्स टू पॉन्डर, उस पेज को एक बार रीड कर लेना, बाकी के नहीं पढ़ने से भी चल जाएगा। तो ये कहानी बन गया बच्चों, है कि नहीं? तो ये समझना था आपको, है ना। तो कौन कौन सा चैप्टर आप 80 मार्क्स लाना चाहते हो या मोर देन 50, यहाँ से दोनों ऑप्शन आपके सामने है। समझ के बात को? 50 लाने के लिए यूनिट्स एंड डायमेंशन, थर्मल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, CS कम्युनिकेशन सिस्टम, AC एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, भाई साहब मोर देन 50% सवाल आप बना के आ सकते हो, आप फुड़ के आ सकते हो। 50 यहाँ से लेके आ गया, केमिस्ट्री से भी 50 लेके आ गया, मैथ से भी 50 लेके, दैट्स वो नंबर, भाई साहब 98% के ऊपर ला चुके हो आप, है कि नहीं? बात समझ में आ गया बच्चों? तो ये आपका की होना चाहिए, और मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो जरूर लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।